नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं डीपी सिंह और स्वागत है आपका राजतरंगिणी की यूट्यूब महफिल में। दोस्तों, राजतरंगिणी में हम दुनिया जहान के हर विषय पर चर्चा करते हैं और उस चर्चा में हमारा निहित हमेशा होता है सॉर्ट ऑफ धार्मिक। धार्मिक बोले तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। दोस्तों, पिछले अंक में हमने चर्चा की थी कि जो भारत के सामने जो यहाँ की सोशल स्टेबिलिटी के लिए, यहाँ पूरी नेशन स्टेट हमारी जो है उसके लिए, हिंदुओं के लिए और यहाँ की सुख शांति और प्रोग्रेस और चैन और अमन के लिए जो है सबसे बड़ा जो खतरा है वो जो डेमोग्राफिक जो चेंजेस आ रहे हैं तेज़ी से और जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो है। और हमने देखा था कि किस तरीके से डेमोग्राफिक बैलेंस अगर बिगड़ता है वो उन्हीं कंट्रीज़ में शांति बनी रहती है, सोशल स्ट्राइफ नहीं होता है, जिसमें डेमोग्राफिक बैलेंस एक सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में रहता है और स्टेटस को बना रहता है। लेकिन और अगर वो मेजॉरिटी की पॉपुलेशन परसेंटेज बढ़ रही है तो वो बैलेंस नहीं बिगड़ता है, क्योंकि मेजॉरिटी मेजॉरिटी रहती है, माइनॉरिटी माइनॉरिटी रहती है। सोशल स्ट्राइफ जब शुरू होती है, टेंशन जब शुरू होते हैं और जब इनस्टेबिलिटी आती है, जब माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होती है। और अगर माइनॉरिटीज़ वो पॉपुलेशन जानबूझ के बढ़ा रही हो तो ये बातें कोई छुपी तो रहती नहीं है। अगर वो जानबूझ के बढ़ा रही है, चाहे वो अपने साथ वालों को माइग्रेशन का इनविटेशन दे के, जैसे कि पूरे यूरोप में हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, बांग्लादेशी जैसे आ रहे हैं, या अमेरिका वगैरह में हो रहा है कि इनवाइट कर करके डेमोग्राफी डेलिबरेटली डेमोग्राफी बढ़ाने के लिए। एक तो आप होता है कि इनोसेंटली आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इनवाइट करते हैं कि भाई बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए। एक ये होता है कि बिल्कुल टोटल एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक जो है एक कॉन्स्पिरेसी, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी वाले वे में जो है वो इनवाइट करना और ऐसे ऐसे कोनों में जाना, ऐसे ऐसे दुनिया के कोनों में जाना जहाँ पर जो है कोई क्या कहना चाहिए कि कोई रहना भी नहीं चाहता, वहाँ के नेटिव नहीं रहना चाहते, और वहाँ जाकर जो है वो लोगों को बसना और वहाँ पर और लोगों को लाके बसाना। तो ये जब होता है तो सोशल स्ट्राइफ का होना अवश्यंभावी है। उसके बाद हमने ये देखा था कि अगर हमने जो है इसको सभी जानते हैं कि अगर इसको हमने स्टेबल नहीं किया और ये जो पॉपुलेशन जो डेमोग्राफी चेंज का जो वो ट्रेंड है उसको सिर्फ रोकना ही नहीं, उसको रिवर्स नहीं किया, क्योंकि कोई चीज़ रुकती नहीं है अपनी जगह, कोई भी चीज़ 100% इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती, वो या तो घटेगी या बढ़ेगी। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो अगर आपने उसको रिवर्स करना नहीं शुरू किया तो वो एडवांस होगी, तो उसको रिवर्स करना भी उतना ही ज़रूरी है। उसके बाद मैंने कहा था कि जो है मैं इसके तरीके हम लोग इस पर विचार करेंगे, लेकिन जो भी चेंजेज हैं, जो भी हमें जो है वो, चाहे वो कानून में बदलाव लाने हैं या किसी और तरीके से इस सब को करना है, उसके लिए जो है वो हर एक के लिए वो एक सही टाइम होता है और जो फेवरेबल अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस देख के काम होता है। आप जल्दबाजी में अचानक जो है वो काम करके और फिर पीछे पछताएं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। और हमने एग्जाम्पल दिए थे कि एक क्विट इंडिया मूवमेंट का जो गांधी जी ने दिया था, इतना बड़ा ब्लंडर था जो उन्होंने जल्दबाजी में बगैर सोचे समझे जो है वो अचानक एक रैली बुलाई और उसमें उठा के, किसी कांग्रेसी को आइडिया नहीं था, किसी को कुछ नहीं था, कोई नहीं चाहता था उस टाइम, और सब जानते थे कि इसका क्या हश्र होना है और उसका क्या अल्टीमेटली नुकसान हुआ है कि मुस्लिम लीग जो है पूरे उसने जो है पॉलिटिकल स्पेस थी, मुस्लिम लीग ने जो है वो ऑक्यूपाई कर ली और अंग्रेज़ों की जो आंखों का तारा हो गई। तो वो जल्द उसका देश को जो है, देश से मतलब हमारा हिंदुस्तान जो अब हिंदुस्तान है और दूसरे हिंदुओं को कितना बड़ा नुकसान हुआ उसका कोई कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। वो मैं समझता हूँ कि पिछली सदी का जो है सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्लंडर था, वो बगैर सोचे समझे हुआ था। दूसरी मैंने टाइम, हर चीज़ का एक टाइम होता है, अगर आपने जल्दी कर दिया तो गड़बड़ है और जो देर कर दिया उसका मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि किस तरीके से जो है वो नाथूराम गॉडसे ने, अगर वो गांधी को मारना ही था तो उसको उसमें कितना डिले कर दिया। वो अगर गांधी की हरकतें जो है स्पष्ट हो रही थी, कई साल से स्पष्ट हो रही थी, तो अगर साल भर पहले भी मार दिया होता, 1.5 साल पहले, तो मैं कह रहा हूँ साल भर पहले भी मार दिया होता तो वो जो है वो, या 6 महीने पहले भी मार दिया होता, 6 महीने तो नहीं, मैं कहूँगा साल भर पहले मार दिया होता, तो जो सबसे बड़ा तो यही होता कि जो है वो जो हमारे चाचा नेहरू थे जिन्होंने इस देश का सत्यानाश लगाने में गांधी से कम योगदान नहीं दिया है, वो चाचा नेहरू प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। आपको सबको पता है कि जितनी कांग्रेस कमेटी थी प्रोविंसेस की, सब ने जो है वो एक को छोड़कर शायद जो है सब सरदार पटेल को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो है वो रिकमेंडेशन दी थी, और कैसे गांधी के जो है वीटो लगाने से और वो चाचा नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। वो हो जाता
गांधी निपट लेता, उसको डिले नाथुराम गोडसे ने किया। उसका नुकसान ये हुआ कि हिंदुओं का खून ठंडा हो गया और जो एक मूवमेंट बन रहा था धीरे धीरे, और टेंशन, हिंदू तो बहुत देर में जगता है ना, मुसलमानों को तो सबको पहले से पता रहता है कि उन्हें क्या करना है। उनकी रोज़ तकरीरें होती हैं, वो एक एक बच्चे को जो पैदा होता है उसके 1 साल के अंदर उसे पता हो जाता है कि उसे क्या करना है। और हिंदू जो है वो सोता रहता है, वो खैर धीरे धीरे जागता है, वो उस हद तक नहीं जागता जिस हद तक उसे जागना चाहिए। खैर वो जागने शुरू हो गए थे और ये मूवमेंट बन रहा था कि जो है वो मुसलमानों को जो है, जैसा कि एक एजम्पशन था, डिक्लेरेशन ही था डायरेक्ट सीधे, और ये कोई हिंदुओं ने नहीं दिया था, ये मुस्लिम लीग जिन्ना ने दिया था कि जो है वो हिंदूज़ फॉर हिंदुस्तान और फॉर मुस्लिम्स पाकिस्तान। तो मुसलमानों को बाहर भेजने का क्रम जो है बनना शुरू हुआ था, और तब तक जो है वो गॉडसे ने जो है वो गांधी को मार दिया। और जो हिंदुओं का खून जो एक चींटी को देख के भी जो है वो ठंडा हो जाता है, खून देख के वो उनका खून ठंडा हो गया, वो मूवमेंट ख़त्म हो गया। तो डिले होने से ये सब नुकसान हुआ। तो हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करना है। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि एक फेवरेबल फैक्टर देखने हैं हमें और अनफेवरेबल फैक्टर देखने हैं। उन दोनों को जो है वे करके और कंसीडर करके ही जो है हम लोगों को जो है आगे बढ़ना है और प्लान से बढ़ना है। और उसको सपोज़ 5 साल में अगले क्या करना है, 10 साल में, 5 से 10 साल में क्या करना है, 10 साल के बाद क्या करना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जैसे कहते हैं, और लॉन्ग टर्म, ये सब प्लानिंग करनी है। तो लोगों ने कर रखी होगी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई बहुत, मैंने बार बार कहता हूँ कि मैं कोई जो है वो आइंस्टाइन नहीं हूँ, सोशल पॉलिटिकल या कैसा भी। लोगों ने कर रखी होगी, लेकिन चूँकि मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, मैं अपने व्यूज़ आपके सामने रख रहा हूँ। आपके पास आइडियाज़ हों, आप भी आएँ, यूट्यूब पर रखें और या कमेंट में दें, वो मैं उन्हें इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो वो आइडियाज़ मैं आपके सामने जो है अपना, जैसे एक मुहावरे की भाषा में कहते हैं, गिलहरी योगदान। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि जो है वो हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है वो तो जो मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, मॉडर्न कंपल्सन्स हैं, अर्बन लिविंग के कंपल्सन्स हैं, और जो एक तरीके से कहा जाए सेक्सुअल रिवॉल्यूशन आ रहा है, महिलाओं की आज़ादी में जो है रिवॉल्यूशन आ रहा है, सब लोगों की सोच में वो आ रहा है। और ऑफ कोर्स हिंदुओं को ये भी था, उस वजह से भी हुआ, जो जल्दी उनका जो है जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटा है कि भाई ये हमारा कंट्री है ना, और हमें जो है पॉपुलेशन इस तरीके से नहीं बढ़ानी है कि अल्टीमेटली सब गरीबी बनी रहे, सब भुखमरी के शिकार हो जाएं और इसी तरीके से जो है विकास रुक जाए। तो उनको तो अपने देश की चिंता थी। इस चक्कर में जो नारे लगे थे, हम दो, हमारे दो या तीन बच्चे बस, वो सब उस सब के जो है एक अपनी देश प्रेम कह लें, समाज प्रेम कह लें, भविष्य की चिंता कह लें, उस वजह से हुआ। फिर ये जो मॉडर्न ट्रेंड्स आ गए उसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से घट गया, जो कि जो है अब हिंदुओं का जो ग्रोथ रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल जो है होता है कि एक औरत के जो है वो 2.1 बच्चे माने जाते हैं। 2 बच्चे पे तो वो, अगर सबके 2 बच्चे हों तो बिल्कुल पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। लेकिन वो चूँकि कुछ ना कुछ चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, कुछ बच्चे बचपन में मर जाते हैं बाकी और लोग पूरी एज अपनी पाने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, चाहे एक्सीडेंट हो या कुछ हो। तो 2.1 माना गया है कि वो रिप्लेसमेंट लेवल है। अगर एक एवरेज जो है 2.1 बच्चे होंगे तो वो पॉपुलेशन किसी भी जो है सोसाइटी या कंट्री की वो स्टेबल रहेगी। तो वो उससे भी नीचे आ गया रिप्लेसमेंट लेवल से। इसका मतलब किसी एक हद पे जाकर अभी तो चूँकि बढ़ ही रही है, तो वो एक जाके बढ़ने का क्रम कहीं रुकेगा, उसके बाद वो घटनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि चाइना में घट रही है, जापान में, साउथ कोरिया, सब जगह घटनी शुरू हो गई है। तो ये है। लेकिन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन वो है असली जो ट्रेंड का बदल है। एक तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, जो इमाइग्रेशन लीगल वगैरह हो रहा है वो बांग्लादेश वाला, और दूसरी चीज़ है कि जो कन्वर्जन जो है वो हो रहे हैं, वो इंड्यूसमेंट से हों, चाहे वो लव जिहाद करके हों, और चाहे वो जैसे कहते हैं चूतिया बना के, पोपट बना के हों कि वो इस्लाम इतना अच्छा रिलीजन है, इस्लाम ये है, या क्रिश्चियनिटी, ईसा मसीह तो बिल्कुल जो है वो सन ऑफ गॉड थे और दया और करुणा की मूर्ति थे और वही असली रिलीजन है, ये सब बना के हो रहा है। और तीसरा जो है, जो सबसे डेंजरस जो इस टाइम चल रहा है, वो ये है कि, और वो आज से नहीं चल रहा है, वो हमेशा से चल रहा है। वो आज़ादी के तुरंत बाद से ही चल रहा था, पहले भी चल रहा था, बाद में भी चल रहा था। हमारे पिताजी हम बताया करते थे हम बचपन में कि जो है वो पुलिस में थे, कि वो लखनऊ में,
कि जो है वो मुल्ला जो है वो लखनऊ के जो अमीनाबाद पार्क है उसमें तकरीर खुलेआम कर रहा था। आज़ादी के थोड़े दिनों 10 साल बाद की बात है, 12-13 साल बाद की, असल 60 की बात बताते हैं। खुलेआम तकरीर कर रहा था। मुसलमानों के अंदर कोई डर नहीं था। खूब बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करो, और उसमें अल्लाह की देन है, और खूब पैदा करो, और इसलिए पैदा करो कि हमें जो है ये हिंदुस्तान पर काबिज़ होना है, और जो है वो जब तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करोगे तभी तुम्हारा यहाँ पर जो है वो इस्लाम का राज आएगा, और वो करना है। और वही जो ये सब बातें तो उन्होंने बताई थी, और बाकी वो सब उसी ट्रेंड में था कि हंस के लिया है वो पाकिस्तान, और लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, उसके उसके बताओ। तो ये हमारे पिताजी हमें बचपन का याद है बिल्कुल। हम छोटे छोटे थे तब उन्होंने बताया, छोटे छोटी मीज जब 6-7 में थे तब हो गए थे, और वो तब से चला आ रहा है। हर मस्जिद में रोज़ जो हर फ्राइडे को तकरीर होती है, हर प्राइवेट उसमें हज़ारों वीडियो आपने पढ़े हुए देखे होंगे जो इसमें वो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। सब कोई इसमें कोई उन्हें शर्म, हिचक, डर या उस सब की कोई बात, मुस्लिम कभी जो है वो इन सब चीज़ों से डरते हैं। उन्हें मालूम है कि उनका सामना किनसे है, तो कोई उनके अंदर डर नहीं है। तो ये जो चीज़ है कि मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जो डेलिबरेटली जो है वो की जा रही है, अब इसको लोग जो है वो काउंटर करेंगे। हमारे सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स तो कम, मुस्लिम्स काउंटर करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते। उसको कोई मुस्लिम नहीं आपको कहता मिलेगा कि साहब हम जो है डेलिबरेटली नहीं कर रहे हैं, या वो इस वजह से मुस्लिम्स की पॉपुलेशन थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है कि जो है वो और बढ़ती है कि मुस्लिम्स गरीब हैं इसलिए ज़्यादा वो जो तमाम आर्गूमेंट हैं, ये साले जो हरामखोर आपके, एक तो साइकोलॉजिस्ट हैं, दूसरे पॉलिटिकल, और ये सब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो इस टाइप के राजदीप सरदेसाई टाइप के, आप सब जानते ही हैं उनको, असत्य हिंदी पर जो बैठे रहते हैं हरामी साले। तो वो उन सब के ये आर्गूमेंट है कि जो है, अब इस बारे में आप ये देखिए कि अगर वो मुस्लिम्स के जो है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स इसमें कोई उनको शर्म हिचक नहीं है, वो नहीं कहते हैं, वो सब हिंदू ही कहते हैं जो सो कॉल्ड हिंदू हैं, कि जो है वो मुस्लिम्स की इसलिए है कि वो एक तो हिस्टोरिकल ट्रेंड है, दूसरा यह है कि मुस्लिम्स जो है वो गरीब हैं, उनकी जो है सोशल उनके अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है, उनको जो है वो एजुकेशनल जो है वो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और वो जो हिंदुओं के मुकाबले उनकी जो है इकोनॉमिक कंडीशन वो ख़राब है। मान लिया हिंदुओं की जो, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो TFR एक होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट, कि एक औरत अपने एवरेज बच्चे कितने पैदा करेगी लाइफ में, जो कि मैंने बताया था 2.1 स्टेबल होने के लिए होनी चाहिए। तो आज की तारीख में जो बताया जाता है, अभी बिल्कुल ये कोई फिक्स नहीं है कि सब मुस्लिम्स की जो है TFR जो है वो औरतों की 2.4 है, और हिंदुओं की रिप्लेसमेंट लेवल से कम होकर 1.9 आ गई है। बिल्कुल ठीक, अभी हम इसको सही मान लेते हैं, हालांकि ये बिल्कुल सरासर झूठ है। आप चले जाइए कहीं भी, आप पूछ लीजिए, सड़क पर निकल जाइए, ठेले वाले से पूछ लीजिए, रिक्शे वाले से पूछ लीजिए, पंचर वाले से पूछ लीजिए, किसी मुसलमान से, 10 मुसलमानों से पूछेंगे, 8 के बच्चे जो है 4 से लेकर 8 के बीच में होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एवरेज आपको जो है वो 5-6 का मिलेगा, और 4 तो मिनिमम आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो बकवास है कि मुस्लिम्स की TFR जो है घट के 2.4 आ गई है, वो टोटल मतलब कि वो सरासर झूठ है। तो अब मान लिया कि वो मुस्लिम्स की बैकवर्डनेस की वजह से, मुस्लिम की मतलब कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्ड की वजह से, तो आप मुझे बताइए कि केरल की औरतों की 2.4 क्यों है? जो उनकी फिगर है वो केरल की औरतों की 2.4 है, और केरल की औरतें जो हिंदू औरतें हैं उनकी और भी कम है, शायद 1.7 वगैरह है, 0.78 का फ़र्क है। और सब जानते हैं, सब से कोई इनकार नहीं करेगा, इवन ये हरामखोर भी नहीं इनकार करेंगे कि मुस्लिम लेडीज़ की और मुस्लिम्स की फाइनेंशियल कंडीशन, मुस्लिम लेडीज़ का एजुकेशनल लेवल, न्यूट्रिशनल लेवल, क्योंकि एक तो आधे मुसलमान तो वहाँ केरल के सब गल्फ़ में है ना, और वो जो है हमेशा से ट्रेडर रहे हैं, वो हमेशा से रिच रहे हैं, और कि जो है उनका हिंदू औरतों के मुकाबले कहीं बेटर है, मतलब एटलीस्ट 50% बेटर उनकी जो है वो एवरेज आप इनकम आप देख लेंगे, एजुकेशनल लेवल वहाँ पर BA MA जो करने वाली लेडीज़ हैं, औरतें हैं, मुस्लिम लेडीज़ जो है वो हिंदुओं से ज़्यादा परसेंटेज है, और वहाँ पर भी जो है वो जो 2.4 TFR है, और यहाँ भी मुस्लिम्स बताते हैं मुस्लिम लेडीज़ का 2.4 है। तो अगर एजुकेशन और जो है इकोनॉमिक वाली सिचुएशन है, जो कहते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से मुस्लिम्स की यहाँ कम है, तो फिर जो है वो यहाँ की मुस्लिम औरतों में और केरल की मुस्लिम औरतों में फ़र्क क्यों नहीं है? ये सब जो है आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और ये सब फ्रॉड फैलाया जाता है। तो असली बात यह है कि जो है वो डेलिब्रेट जो है वो ये अटैम्प्ट हैं, डेलिब्रेट वो हैं, और
मैं मेरा खुद एक दोस्त ने, मुस्लिम दोस्त ने बताया कि जो है वो ये मुस्लिम्स में बात बिल्कुल जो है वो कॉमन नॉलेज है कि, और जो सब फैलाई गई है, और कहते हैं मुल्ला मौलवी कहते हैं कि तुम्हें जितने बच्चे अपने लिए पैदा करने हैं वो पैदा करो, तुम एक करना चाहते हो, दो करना चाहते हो, तीन करना चाहते हो, उसके अलावा एक डेलिबरेटली इस्लाम के लिए करो, क्योंकि अगर एक बच्चा भी आपने एडिशनल पैदा किया तो अल्टीमेटली जाके कोई उसे नहीं रोक सकता कि जो है वो यहाँ पर इस्लाम जो है यहाँ पर गालिब हो जाएगा और यहाँ पर ये दारुल इस्लाम बन जाएगा। तो आप उसका नतीजा देख लीजिए, आप जो टॉप एलिट्स में देख लीजिए हिंदुओं के बच्चे, जो आप बॉलीवुड के देख लीजिए, सबके एक एक बच्चा है, किसी किसी के ही दो हैं, है ना। और आप शाहरुख खान के 3 हैं, आमिर खान के 3 हैं, और ये आपका ये जो है साला ये क्या नाम है इसका, ये करीना कपूर का हस्बैंड है, इसके 3 हैं, और या शायद 4 हैं। तो ये सब इसी मेंटलिटी का। अब बताइए जो बिल्कुल टॉप जो बिल्कुल एलीट है, हैं, जिसमें कि जो है या तो हिंदुओं में 0 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, वहाँ पर मुस्लिम्स के 3 हैं और किसी किसी के 4 हैं। तो ऐसा क्यों है? वो ऐसा इसीलिए है कि आपको जितने बच्चे पैदा करने हों, ये बिल्कुल मुस्लिम्स की बिल्कुल जहन बैठा हुआ है कि जितने बच्चे पैदा करने हो उतने करो, और उसके अलावा एक और इस्लाम के लिए करो। तो इसलिए ये जो डेमोग्राफिक का जो डेलिबरेट डेमोग्राफिक जो है एक्सप्लोजन है, और वो है। और मैं कह रहा हूँ कि वो आप 0.5 भी मैं मान लूँ अगर जो है डिफरेंस है कि हिंदुओं की 1.9 TFR है और मुस्लिम्स की 2.4 है, तो 0. TFR लोग समझ नहीं पाते हैं कि 0.5 TFR का डिफरेंस जो है वो बहुत 100 सेंचुरीज़ में नहीं, सिर्फ 10-20 साल में क्या गुल खिलाएगा, ये लोग नहीं समझ पाते हैं। ये इतना ही डिफरेंस अगर बना रहे, यही जो है वो हिंदुओं को मुश्किल से 20 साल के अंदर जो है उनका जो है वो उनको यहाँ से उनका नमस्ते करने के लिए काफ़ी होगा। तो ये जो ट्रेंड है, मैंने थोड़ा सा डेमोग्राफी पहले भी बोल चुका हूँ, और ये थोड़ा सा ज़रूरी हो गया था बोलना और थोड़ा सा, तो भैया मैं आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक कंडीशन की जो बात थी वो आप जानते हैं। आप अपने यहाँ मुस्लिम मिस्त्री बुलाइए, जो राजमिस्त्री होगा जो 1000 रुपये 1200 रुपये डेली लेता है वो होगा, उसके साथ जो है हिंदू लेबर होगी 4 या 5 जो ईंटें ढोने वाले होंगे, उनकी तनख्वाह 400-500 होगी। क्यों? क्योंकि कोई मुसलमान जो है वो अब इतनी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद 6-6 8-8 बच्चे होने के बाद मुस्लिम्स जो है ये वाले लेबर का काम नहीं करना चाहते। उनके पास काम है, उनके पास जो है वो 1000-1200 रुपये वाला काम है, और वो नहीं है तो वो जो है वो गल्फ़ में चले जाते हैं, उनके लिंक्स हैं सब 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 सारे के सारे। तो जो ये इकोनॉमिक कंडीशन की बात है कि वो बिल्कुल सरासर झूठ है। वो राजमिस्त्री 1100-1200 कर रहा होगा, उसके साथ लेबर मुस्लिम आपको नहीं मिलेगी, वो लेबर आपको जो है वो हिंदू मिलेगी। वो हिंदू 400-500 रुपये में काम कर रहा है, और यही हकीकत है, यही मेजॉरिटी पॉपुलेशन ही है। तो आप देख लीजिए कि जो इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक सिचुएशन की बात जो है वो कितनी सरासर झूठ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए, आपके सोसाइटी के सामने फल लगा रहा होंगे मुस्लिम, वो जो है दिन में कोई महीने में कोई लाख रुपए कमाता है, दिन में 2-3 हज़ार रुपये पीट ले जाते हैं। वहीं वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत कर दे, वो कोई इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है, जो ट्रुथ है वो है। और आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ दिन भर वहाँ पर जो है डंडा लिए बैठा रहता है, उसे अब अफसोस कहा जाए, कुछ भी कहा जाए, हिंदुओं की थाली वो 8,000 रुपये 10,000 रुपये में काम कर रहा है। तो फैक्ट ये है कि जो है वो मुस्लिम की सिचुएशन जो कहते हैं ब्लेम में, जो ये कहते हैं जो एक्सप्लेन अवे करने की कोशिश करते हैं ये हरामखोर, कि जो है वो मुस्लिम्स की इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो है ये है, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो ज़्यादा है, वो बिल्कुल बिल्कुल सरासर झूठ है। तो दोस्तों, एक तो अनफेवरेबल फैक्टर ये हो गया जो डेलिब्रेट जो है वो डेमोग्राफिक जो डिस्टेबलाइजेशन जो बच्चे पैदा करके जो हो रहा है। एक वो ऑफ कोर्स जो इन्फिल्ट्रेशन, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, सब जानते हैं 4 से 6 करोड़ के बीच में मुस्लिम यहाँ पर कोई उनका लॉजिक नहीं है यहाँ आने का, और वो यहाँ पर छाए हुए हैं। मैं उस बांग्लादेशी जो ये जो डेलिब्रेट मतलब कि बच्चे पैदा करने वाली बात है, ये है असली समस्या। मैं इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। ये जो है वो जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन है, बिल्कुल लॉफुल वेज में, क्लियर जो है लॉफुल तरीके हैं, उनसे उनको जो है वो डील किया जा सकता है। वो सरकारों ने डील नहीं किया या इनकरेज किया, वो अलग मैटर है। या अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट जो डील करने की कोशिश कर रही है, मैं नहीं समझता कि इसके कोई बहुत ज़्यादा नतीजे आएंगे। वो पहले तो मैं कहूँगा कि कितने सिंसियर हैं, नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके तरीके हैं वो मैं आपके सामने जो है वो मैं पिछले कुछ एपिसोड में जो है वो आप जाना चाहें तो देख सकते हैं। उसके मैंने बिल्कुल सॉलिड तरीके बताए हैं, और मैं
आगे भी बताऊंगा उनको, वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है, उसको आप डील कर सकते हैं। जिस दिन आपने अपनी इच्छा शक्ति पैदा कर ली, उस दिन एक बांग्लादेशी यहाँ नहीं रहेगा, और वो उसको आपको भगाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे यहाँ से जो है वो समेट के भागेगा, एक भी नॉट ए सिंगल बांग्लादेशी यहाँ पर रहेगा उसको। और उसमें आपको किसी को जो है वो ऐसा नहीं है कि मारपीट करनी है, या जो है वो कुछ कत्लेआम करना है, या उनको इवन जेल भी भेजना है, कुछ नहीं करना है। वो ऐसे तरीके हैं कि वो एक बांग्लादेशी आपके यहाँ पर जो है नहीं बचेगा, तो वो मैं उसको नहीं देता। लेकिन वो एक कारण तो है ही अपनी जगह, डेमोग्राफिक जो है जो यहाँ पर चेंजेज आ रहे हैं उसका, जब तक कि डील नहीं किया जाता है। उसके बाद जो है वो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो एक जो है अनफेवरेबल फैक्टर है। और डेमोक्रेटिक सेटअप के से मैं हमने देख लिया है कि चाहे वो आपका जो इंडियन नेशनल है, इंडियन नेशनलिस्ट है, जो यहाँ के जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ अपने को मानता है, जो यहाँ की कल्चर से, यहाँ की हिस्ट्री, भाई नेशन क्या होता है? नेशन ज़मीन नहीं है। नेशन जो है वो वहाँ की कल्चर है, वहाँ का ट्रेडिशन है, वहाँ का रिलीजन है, वहाँ की हिस्ट्री है, वहाँ के हीरोज़ हैं पुराने, चाहे वो जो है वो रिलीजियस हीरोज़ हों, और चाहे वो आपके एक्चुअल जो है वो किसी और तरीके से हीरोज़ हों, जैसे कि हमारे जो है शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान वगैरह हीरोज़ हैं। वो नेशन है, और सोसाइटी का जो आपस में बॉन्डिंग है। और जो यहाँ की ज़मीन से वो नेशन का जो है वो नेशनलिस्ट नहीं है, वो नेशन का पार्ट नहीं है, साइकोलॉजिकली नहीं है, फिजिकली भले ही यहाँ पर जो है ये शामना विद्या तपोन दानम, जो यहाँ पर जो है पशुओं की तरह जो यहाँ सिर्फ खाना खाने के लिए है, और दिमागी रूप से जो है वो या तो यहाँ का सत्यानाश लगाना चाहता है, या फिर जो है वो उसका दिल वहाँ पड़ा हुआ, मेरा दिल मौला के मदीने में, उस तरीके से, या काबा में। तो वो नहीं है। लेकिन यहाँ सबके अधिकार बराबर हैं, और बराबर नहीं है। जो इनका इंडिया से लेना देना नहीं है, जो मेजॉरिटी में आ गए, तो वो इंडिया का नाम ही बदल देंगे। वो इंडिया का नाम इंडिया भारत नहीं रहेगा, वो भारत का नाम तुरंत बदल दिया जाएगा। आप ये बिल्कुल इस बारे में निश्चिंत रहिए। तो वो ये वाला इंडिया ही नहीं रहेगा। लेकिन वो यहाँ का कानून क्या है, वो सब बराबर हैं, और बराबर नहीं है, उनको तरजीह दी जाती है। जैसे कि मनमोहन सिंह ने कहा था, हुसैन ने, कि जो है वो यहाँ के संसाधनों में पहला अधिकार मुस्लिम्स का है। तो यहाँ पर जो है यहाँ का जो ये डेमोक्रेटिक सेटअप है, यहाँ के जो कानून हैं, तो वो सबको जो बराबर ठहराते हैं, वो तरजीह देते हैं। वो तरजीह ना छोड़िए, मैं कहता हूँ कि बराबर भी ठहराने का कोई औचित्य नहीं है। जो यहाँ का जो है मूल निवासी है, जो अपने को मूल निवासी मानता है, और वो उसके राइट्स जो है वो हमेशा जो है वो उस पर प्रेसिडेंस मिलना चाहिए। लेकिन होता उल्टा है। आप कोर्ट को देखते हैं, किसके लिए रात के दरवाजे खुलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रात में दरवाजे खुलते हैं, और किसके लिए दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। तो ये आपने सब देखा। और नुपुर शर्मा जैसों को क्या कहा जाता है। तो ये यहाँ के जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, तो ये एक बहुत अनफेवरेबल फैक्टर है। उसके बाद जो है वो जो हमारी जुडास जयचंद की जो लीगेसी है, जुडास जयचंद आप जानते हैं कौन थे? हमारे जो आज़ादी के टाइम के हमारे जुडास और जयचंद थे, जिनको जो है मुस्लिम से और क्रिश्चियन से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो उनकी जो लीगेसी है, और उन्होंने जो लीगेसी की वजह से जो यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप हुई, जो आँखों पर पर्दा चढ़ा लिया कि गांधीज़म और गांधीनियन वेज और चरखा कातना, और जो है वो नशाबंदी, और ये गांधीयन लीडर हैं, एक विनोबा भावे झाले ऐसे आरामखोर आए थे, और इस तरीके के तमाम दुनिया भर के। तो वो लीगेसी में जो हम लोग अभी तक उलझे हुए हैं। उसके बाद जो है ये मार्क्सिज्म आ गई, और जो इंटेलेक्चुअल्स आ गए JNU टाइप के, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये सब टाइप के, इन लोगों के जो एक तरीके से मकड़ जाल में जो पूरा की पूरा जो है वो हमारा जो है वो पूरी पॉलिटिक्स, पूरी सोसाइटी, पूरा इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, पूरा सोशल डिस्कोर्स जो उलझ के रह गया, वो जो है वो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसमें जो है वो उन्होंने जो है वो राइट टू प्रोसेलिटाइजेशन की, धर्म पर जो है वो प्रचार का जो अधिकार है, वो बहुत ज़ोर शोर से उनको जो है कहा कि सबको, हर एक को अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। धर्म के प्रचार का क्यों अधिकार है भाई? आप जब धर्म का प्रचार करते हैं, जब ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं, तो पहला काम क्या करते हैं? वो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। तो आपको गाली देने का अधिकार है। ठीक है, वो एक उसके लिए लाज हैं कि आप किसी धर्म को वो नहीं कर सकते, लेकिन प्राइवेटली तो वो करते हैं। प्राइवेटली छोटे छोटे ग्रुप्स में करते हैं, उसको अपने बाद में चर्च में करते हैं, और अब तो वो खुलेआम करने लगे हैं। मुस्लिम्स तो जो है उनकी मस्जिद में तकरीर ही ये होती है कि काफिर है, काफिर को ख़त्म करना है, काफिर जानवर से, खंजीर मतलब सूअरों से भी बदतर हैं, कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हैं। ये इस पर कोई रोक नहीं है। मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर से बोला जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे महान है।
तो क्यों महान है भाई अल्लाह सबसे, इसका इस लैंड पे क्यों सबसे महान है अल्लाह अल्लाह। तो ये चीज़ें जो है, ये जो एक अधिकार दिया गया था, ये एक सबसे बड़ा जो अनफेवरेबल फैक्टर है। तो ये मैं अभी उनसे निपटने के तरीके नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो फैक्टर है और इसकी वजह से लोगों का जो धीरे धीरे माइंडसेट जो चेंज हुआ है, और अब जो है वो जो पहले एक ट्रिकल था जो कन्वर्जन का, और जो इंड्यूसमेंट से हो, चाहे जो है वो थ्रेट से हो, चाहे वो बेवकूफ़ बना के हो, और वो जो एक तरीके से वो पूरी तरीके वो एक हरहाती नदी में बदल चुका है, जो वो है वो अनफेवरेबल फैक्टर है। उसके बाद जो है वो आपका हिंदूज़ हैं, उनका जो है वो एक तो बिलीफ सिस्टम है सब, और जो बिलीफ सिस्टम उनके बार बार जो है नाक के नीचे घुसेड़ा जाता है उसमें से जो, और वो वो घुसेड़ते हैं जो कि जो है वो पूरी तरह जो है वो क्या कहा जाए कि क्रिप्टो इस्लामिस्ट और क्रिप्टो जो है क्रिश्चियंस हैं, वो हिंदुओं को बार बार बताते हैं कि तुम वसुधैव कुटुंबकम की औलाद हो, तुम्हारा ये सिस्टम है, तुम गंगा जमनी तहजीब वाले हो, तुम जो है सर्वधर्म समभाव वाले हो। तो ये हिंदू जो इसी अपनी इसे और हिंदू खुश हो लेता है कि हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हमने तो किसी को आज तक हमने जो है अपने धर्म प्रचार के लिए नहीं गए, किसी को हमने जो है वो धर्म परिवर्तन के लिए हम कहते नहीं हैं, हम किसी से नहीं कहते हैं कि तुम हिंदू धर्म में हो जाओ, हम कितने अच्छे हैं, तुम कहते हो, प्लीज़ तुम ये सब कहना छोड़ दो। तो ये जो हिंदुओं को अहंकार है, ये कोई भलमनशाहत नहीं है, ये अहंकार है, बेवकूफ़ी है और अहंकार है, ये कोई भलमनशाहत शराफत नहीं है ये। तो ये अहंकार जो हिंदुओं को है, तो और ये उनकी इडियासी है, ये एक सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा अनफेवरेबल फैक्टर है। एक्चुअली तो मैं कहूँगा कि सबसे बड़ा अनफेवरेबल फैक्टर ये है, यही है। अगर ये ना होता तो आज़ादी के टाइम ही हिसाब किताब साफ हो गया होता। उसके बाद जो है वो जो प्रैक्टिकल कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि ऑयल डिपेंडेंस हमारी जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ पे है, वो उसकी वजह से रियल या इमेजनरी फियर की वजह से हमेशा जो है अगर कुछ लोग चाहते भी थे और कुछ पॉलिटिशियन चाहते भी रहे हों कि जो है वो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए और एक थोड़ी जो है वो माहौल में सैनिटी आनी चाहिए, तो वो उसकी वजह से नहीं कर पाए, और आज भी वो डिपेंडेंस बढ़ी हुई है। और मैं कहूँगा कि वो ऐसा फैक्टर है कि उसको आप इग्नोर करके, सिर्फ कह देने से नहीं, इग्नोर करके आप जो है कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। आप जो लॉफुल, बिल्कुल जो टोटल अभी लॉफुल है वो ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा इस तरीके से अभी लॉ बनाने की पोजीशन में नहीं है कि जब तक कि ये जो ऑयल डिपेंडेंस वाला फैक्टर है ये डाइल्यूट ना हो जाए, कम ना हो जाए। लेकिन ये होगा और होने वाला है, और कैसे हो सकता है ये मैं आगे अपने इसी सीरीज़ में आपको चैप्टर्स में बताऊंगा। ये भी चीज़ ख़त्म होने जा रही है। एक्चुअली दोस्तों बात यह है कि दुनिया साइक्लिकल है, आज गाड़ी नाव पे है, कल नाव गाड़ी पे है, चीज़ें बदलती रहती हैं। हमेशा जो उम्मीद रखनी चाहिए, हमेशा स्ट्राइव करते रहना चाहिए। तो अगर आप स्ट्राइव करते रहेंगे तो सर्कमस्टांसिस बदलेंगी, आप बदलेंगे सर्कमस्टांसिस को, या वक्त बदलेगा। तो ये चीज़ें जो है, जो जैसे ये ऑयल डिपेंडेंस वाली मैं कह रहा हूँ, तो जो है, या इंटरनेशनल जो प्रेशर, एक दूसरा एक फैक्टर है इंटरनेशनल प्रेशर। ये ह्यूमन राइट्स ग्रुप, अमेरिका, यूरोप जो आके टनों ईंट की तरह जो है वो गिर जाते हैं ज़रा सी बातों पे। और हाल जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स और इकोनॉमिस्ट में और गार्जियन में और वाशिंगटन पोस्ट में जो आर्टिकल छपवाने लगते हैं, और वहाँ से ह्यूमन राइट्स वाले चले आते हैं और आएँ बाएँ शाएँ बोलने लगते हैं और जलील करने की कोशिश करते हैं। ये इंटरनेशनल प्रेशर भी, जैसा कि मैंने कहा कि दुनिया साइक्लिकल है, और जो है वो जो चीज़ें आज गाड़ी नाव पे है, कल नाव गाड़ी पे है। तो अभी तक जो है वो गाड़ी नाव पे थी, और वो नाव गाड़ी पे उसमें भी आने वाली है। तो ये भी मैं आपको आगे सीरीज़ में बताऊंगा कि कैसे उसमें भी जो है सिचुएशन पूरी तरह फेवरेबल होने जा रही है। लेकिन वो जब तक ना हो जाए तब तक आप कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो आप ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है और डेंजरस लेवल पे पहुंच रहा है, उसको नहीं, कुछ स्टेप ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते। तो ये अनफेवरेबल फैक्टर थे। अब मैं अगले चैप्टर में आपको कुछ फेवरेबल फैक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के अंक में इतना ही। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वही जो मैं कहता हूँ, हमेशा आप सजेशन दें। ये इतना ज़्यादा, ये इस तरीके का जो है ये सीरीज़ या जो हमारे एपिसोड चल रहे हैं, ये बाकी सब जो यूट्यूब पे जो चल रहा है गाल बजाना, वो सब एफीमरल या जो है
वो बिल्कुल क्षणभंगुर चीज टाइप की चीज़ें हैं कि वो आज ममता दीदी ने ये कर दिया कि आज जो है वो नीतीश कुमार यहाँ शामिल हो गए, वहाँ शामिल हो गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये रहेंगे नहीं रहेंगे पार्टी में, ये बीजेपी को छोड़ जाएंगे, ये मोदी जी आज यहाँ गए, मोदी जी आज वहाँ गए। ये सब क्षणभंगुर चीज़ें हैं। असली चीज़ जो है, जो हमेशा से रही है, जो हमेशा रहनी है, और जो खतरा है, जो सबसे बड़ा खतरा है उसके लिए, जो हमारे जैसा कि मैंने कहा कि सभी समाज और देश के लिए असली टॉपिक यही है। तो इसमें अगर आप सजेशन देंगे तो वो जो है वो इस पूरा जो डिस्कोर्स है इसको बढ़ाने में, इसको और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने में, और हम लोग सबके जो है वो बातें फैलाने में मदद करेगा। बाकी आपसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा लगा हो, जुड़े रहें। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंद।